पार्टी की ओर से टिकट दिया ताकि इस सीट के साथ ही गाजियाबाद लोकसभा सीट पर भी पार्टी के उम्मीदवार की जीत पक्की होने की संभावना हो। लेकिन ये रणनीति धरी की धरी रह गई। तोमर के बीजेपी में जाने से कांग्रेसी खेमा अचानक से सख्ते में आ गया। हालांकि अब नया नाम वापस लेने की तारीख बीत जाने की वजह से तकनीकी रूप से चुनाव में बने रहेंगे। यानी गौतम बुद्ध नगर में वोटिंग के दौरान ईवीएम में कांग्रेस का चुनाव निशान पंजा मौजूद रहेगा। आपको बता दें, तोमर का बीजेपी से पुराना नाता रहा है। वो तत्कालीन गाजियाबाद हापुड़ लोकसभा क्षेत्र से 1991, 1996, 1998 और 1999 में बीजेपी के सांसद रहे। 2004 के चुनाव में ये सीट कांग्रेस के सुरेंद्र गोयल ने तोमर से छीन ली थी। इसके अगले चुनाव में बीजेपी ने राजनाथ सिंह को यहां से अपना प्रत्याशी बनाया और उन्होंने सुरेंद्र गोयल को मात दे दी। इस बार भी गाजियाबाद से टिकट न मिलने की संभावना के चलते तोमर कुछ महीने पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए थे और उन्हें गौतम बुद्ध नगर का प्रत्याशी बनाया गया था। बहरहाल रमेश चंद्र तोमर ने मतदान से कुछ दिन पहले ही बीजेपी में जाना ठीक समझा। वो अपनी पुरानी पार्टी बीजेपी में शामिल हो गए। इसके साथ ही ये बात साबित हुई कि राजनीति क्रिकेट की तरह अनिश्चितताओं से भरी हुई है। कौन नाले पे दहला मार दे, इसका अनुमान लगाना नामुमकिन है। पहले की चाल में कांग्रेस बीजेपी पर इन दोनों सीटों पर भारी थी, तो अब बीजेपी भारी दिखने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। और सीधे न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। प्रमोद शर्मा हमारे संवाददाता बने हुए हैं। प्रमोद, कांग्रेस को बड़ा झटका तो लग चुका है, लेकिन रणनीति अब कांग्रेस की क्या होगी? किसे सपोर्ट करेगी कांग्रेस? देखिए, जाहिर तौर पर रमेश चंद्र तोमर बीजेपी से 4 बार के सांसद रहे हैं गाजियाबाद के, और अब जब उनको 2009 में टिकट नहीं मिला था, राजनाथ सिंह खुद वहां पार्टी के अध्यक्ष के नाते चुनाव लड़े थे गाजियाबाद से, उसी समय से उनकी राजनाथ सिंह के साथ तनातनी थी और उन्होंने अभी कुछ समय पहले कांग्रेस ज्वाइन नहीं की है। मैं बता दूं कि वो 2009 में ही पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे और उसके बाद भी उन्होंने गौतम बुद्ध नगर सीट से ही लोकसभा का चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था। पिछले चुनाव में भी वो पराजित हो गए थे। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान गाजियाबाद लोकसभा सीट पर लगा दिया था और वो कांग्रेस से गाजियाबाद लोकसभा सीट से टिकट चाहते थे। लेकिन इस बार भी कांग्रेस ने उनको गौतम बुद्ध नगर से सीट दे दिया। अंदर खाने वो नाराज थे इस बीच में, क्योंकि उनके नजदीकी जितने लोग हैं वो अधिकतर बीजेपी के हैं और वो बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। बीजेपी को खड़ा करने में उनकी बड़ी भूमिका रही है और तमाम पदों पर हैं, तो इस नाते उनकी कहीं ना कहीं बात हो रही थी। उन्होंने कल रात भी एक खबर उड़ गई थी कि वो आज सुबह बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन पहले से चल रहा था प्रमोद, लेकिन अगर हम ये देखेगा इस गौतम बुद्ध नगर सीट पर, तो सेना जो है वो धीरे धीरे भाग रही है और ऐसे मौके पर भाग रही है जहां से नहीं भागना चाहिए। सेनापति कमजोर है। मनोवैज्ञानिक तौर पर कांग्रेस की कितनी बड़ी हार है? जी विकास, में बता दूं कि तकनीकी तौर पर रमेश चंद्र तोमर अभी भी चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रहेंगे। बेशक वो मैदान से हट चुके हैं और कांग्रेस ही अपने आप को और कांग्रेस के नेतृत्व, जिन लोगों ने रमेश चंद्र तोमर की सिफारिश की थी टिकट के लिए, वो सब अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। और जब ये टिकट दिया गया था तो एआईसीसी पर प्रदर्शन हुआ था रमेश चंद्र तोमर को टिकट दिए जाने के खिलाफ, और टिकट छोड़कर जो वो भाग गए हैं बीजेपी में, तो आज भी यहाँ प्रदर्शन हुआ है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस की स्थिति ये हो गई है कि वो करे तो क्या करे। मजबूरी में विचार चल रहा है कि शायद समाजवादी पार्टी को उनकी जो स्थिति बनती दिखाई दे रही है। प्रमोद शर्मा, आप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और भी हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। लगातार जो गौतम बुद्ध नगर सीट पर कांग्रेस की कशमकश है वो इस तरह की दिखती नजर आ रही है कि बीजेपी ने यहां पर फायदा लेने की कोशिश की, न सिर्फ गौतम बुद्ध नगर पर बल्कि गाजियाबाद पर भी। मिशन 272 के लिए भारत विजय अभियान पर निकले नरेंद्र मोदी का कारवां आज गाजियाबाद पहुंचा। मोदी ने गाजियाबाद में रिटायर्ड कर्नल वीके सिंह के समर्थन में जनसभा की और इस दौरान मोदी ने कांग्रेस पर जमकर भड़ास निकाली। मोदी ने कहा कि कांग्रेस सेक्युलरिज्म से नाकामी छिपाती है। तोड़ो और राज करो कांग्रेस की पुरानी परंपरा है। कांग्रेस सांप्रदायिकता के नाम पर वोट मांगती है। यूपीए सरकार ने देश को बांटने का काम किया है, जबकि जोड़ो और विकास करो बीजेपी की परंपरा है। मोदी ने गुलाबी क्रांति पर कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। यही नहीं, मोदी ने गुजरात के विकास की बात करते हुए कहा है कि दिल्ली की चाय में गुजरात का दूध पड़ता है। कांग्रेस के लिए सेक्युलरिज्म एक सिर्फ चुनावी नारा है। हमारे लिए सेक्युलरिज्म हर संप्रदाय हमारा है। कांग्रेस के लिए सेक्युलरिज्म वोट बैंक की राजनीति है। हमारे लिए सेक्युलरिज्म विकास की राष्ट्र नीति है। कांग्रेस के लिए सेक्युलरिज्म
को छुपाने का बहाना है। हमारे लिए सेकुलरिज्म विकास का नया रास्ता बनाना है। कांग्रेस के लिए सेकुलरिज्म रिलीजन फर्स्ट है, हमारे लिए सेकुलरिज्म इंडिया फर्स्ट है। हमने श्वेत क्रांति पर बल दिया, दूध उत्पादन पर बल दिया और उसका नतीजा ये है आज दिल्ली में भी ये बड़े बड़े मेहमानों को जब चाय बनानी होती है ना तो दूध गुजरात का आता है। अभी कुछ दिन पहले उनका दूसरा धोखा पत्र निकला है। ये घोषणा पत्र नहीं है, धोखा पत्र है। और इन धोखा पत्र में उन्होंने फिर से कहा है कि वे नौजवानों को 10 करोड़ को रोजगार देंगे। आप मुझे बताइए, कांग्रेस के वादों पर आपका भरोसा है? किसी तो वीके सिंह के प्रचार के तौर पर पहुंचे थे नरेंद्र मोदी और ये कहते नजर आए कि कांग्रेस के शासनकाल में देश का बंटाधार हो गया। संजय गिरी हमारे संवाददाता इस वक्त गाजियाबाद से सीधे जुड़ चुके हैं। संजय, गाजियाबाद चूंकि दिल्ली से ज्यादा दूरी उसकी नहीं है, इसलिए ज्यादातर निशाने पर कांग्रेस ही रही है, यूपीए सरकार। जी हां, गाजियाबाद के इंदिरापुरम में भारत विजय रैली में नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश तोड़ो राज करो की नीति अपनाती है, जबकि भाजपा देश जोड़ो और विकास करो की नीति पर चलती है। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम लिए बिना ये कहा कि दिल्ली में दुर्बल सरकार है। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर संजय कांग्रेस की मुख्य निशाने पर रही है। और आलोक पांडे हमारे संवाददाता लखनऊ से सीधे जुड़े हुए हैं। आलोक, आज विकास की वो तस्वीर भी नरेंद्र मोदी के भाषण में नहीं दिखी। वो हालांकि निशाने पर जरूर कांग्रेस को लेते नजर आए, लेकिन क्या आपको लगता है कि इससे सूरत बदलती नजर आएगी, वो संदेश देने में कामयाब रहे? गाजियाबाद दिल्ली के नजदीक है इसलिए। देखिए, आज की जो रैली थी इसको सबसे करारा प्रहार कहा जा सकता है नरेंद्र मोदी का कांग्रेस के ऊपर, क्योंकि लगातार नरेंद्र मोदी अपने विकास की गाथाएं गाते थे, अपनी विकास की बातें करते थे, लेकिन आज पहली बार उन्होंने कांग्रेस पे प्रहार किया है धर्मनिरपेक्षता को लेकर। उन्होंने उसके पूरे के पूरे मायने बता दिए कि धर्मनिरपेक्षता कांग्रेस की नजर में क्या है, भारतीय जनता पार्टी इस धर्मनिरपेक्षता को किस नजर से देख रही है। इसके बाद जब विकास की बात आई तो उन्होंने चाय पे भी चुटकी ली और जो उनका गुलाबी जो क्रांति है उस पर भी चुटकी लेते हो। तो आज एक करारा प्रहार नरेंद्र मोदी ने किया है और जिसमें पूरा का पूरा जो सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन रहा है वो सिर्फ धर्मनिरपेक्षता रहा है। विकास जी, और गुलाबी क्रांति के बहाने किस तरह से नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने एक तीर से कितने निशाने साधे हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित बात है कि गुलाबी क्रांति के बहाने सबसे पहले तो उन्होंने हिंदुत्व का कार्ड खेल लिया। गुलाबी क्रांति को आगे करते हुए उन्होंने सबसे पहले जो हिंदुत्व का एक कार्ड था उसको खेला। उसके बाद जो है केंद्र सरकार को उस पर कहीं ना कहीं घेरा कि सिवाय उसके एक मटन को सप्लाई कर देने से, बाहर भेज देने से बहुत बड़ी क्रांति नहीं आ गई। इसके अलावा जो सरकार ने कुछ नहीं किया, तो एक तीर से दो निशाने साधे। एक तो उनके जो उनकी जो नीतियां थी उस पे चोट किया, उसके बाद जो हिंदुत्व का कार्ड था ये बहुत करारा प्रहार था कांग्रेस पर। इसके अलावा वो किसानों को भी लुभाते नजर आए, पशुपालकों को भी गुलाबी क्रांति के जरिए लुभाते नजर आए। आलोक पांडे आप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, तमाम संवाददाता हमारे साथ अलग अलग जगहों से बने हुए हैं। बढ़ते आगे, उत्तराखंड में कांग्रेस को प्रत्याशी घोषित करने में खासी दिक्कतें सामने आ रही हैं। इतने इंतजार के बाद घोषणा तो की गई, लेकिन 2 सीटों पर असमंजस अभी भी बरकरार है। आखिरकार एक अदद इंतजार के बाद कांग्रेस ने उत्तराखंड में उम्मीदवारों का ऐलान तो कर दिया, लेकिन आधी अधूरी तैयारी के साथ। दरअसल उत्तराखंड में 12 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होनी है, लेकिन लोकसभा की 5 सीटों में से केवल 3 पर ही प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर पाई है। इन 3 सीटों में पौड़ी लोकसभा सीट से गंभीर सिंह नेगी, अल्मोड़ा सीट से प्रदीप टम्टा और नैनीताल लोकसभा सीट से केसी सिंह बाबा को टिकट दिया गया है। वहीं टिहरी और हरिद्वार पर असमंजस अभी बरकरार है। हालांकि कहने वाले तो इसे अंदरूनी रार बता रहे हैं। हालांकि टिहरी सीट पर आला कमान विजय बहुगुणा को उतारने का मन बना चुका था, लेकिन बहुगुणा ने सब गुणा गणित बिगाड़ दिया मना करके। वहीं सूबे के मुखिया हरीश रावत की माने तो जल्द सब सुलझ जाएगा। ये चीजें सब प्रोसेस में होंगी। यदि एक बार घोषणा प्रारंभ हो गई है तो वो कर लेगा।
वहीं बीजेपी भी कांग्रेस में अंतर्कलह की कहानी ही कह रही है। बीजेपी तो इन हालात में हरीश रावत पर भी सवाल उठा रही है। दरअसल ये मुश्किल है कांग्रेस के सामने उत्तराखंड में, और पंकज पवार हमारे संवाददाता देहरादून से इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं। पंकज, हरिद्वार और टिहरी पर किस तरह की दिक्कतें कांग्रेस के सामने आ रही हैं? क्या अंदरूनी गुटबाजी ज्यादा है? देखिए, सबसे पहले बात करें तो टिहरी की बात करेंगे तो उसमें अभी तक का जो चेहरा था वो केवल विजय बहुगुणा या फिर विजय बहुगुणा का परिवार उसमें कहा जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से विजय बहुगुणा ने साफ तौर पर इनकार किया है, और सबसे बड़ी बात है कि जब वो अभी पहाड़ के दौरे पर होके आए हैं, विकास में आपको बता दूं कि डर का असली वजह क्या है। डर का वजह नरेंद्र मोदी नहीं है। डर का असली वजह यह है कि 2 साल तक जब तक मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा रहे और पहाड़ी क्षेत्र में जो आपदा आई, और उसके बाद जब अभी उन्होंने दौरे किए, तो जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का उनके ऊपर गुस्सा उबल के आया, वो कहीं ना कहीं उनको डरा गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो अब चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, और यहां तक एक बहाना और मिल गया है कि अब उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर मुझे ज्यादा ही बोला जाएगा तो मैं अभी सिंगापुर जा रहा हूं अपनी पत्नी को लेकर, उनका इलाज करवाना है मुझे। उनके साथ साथ साकेत बहुगुणा भी चले जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस का जो टिहरी का एक पूरा का पूरा जो राजनीतिक जो अस्तित्व वाला नेता है, वो किस तरीके से रास्ता छोड़ के जा रहा है। पंकज, लेकिन हरिद्वार पर हरीश रावत के परिवार की बात चल रही थी। विजय बहुगुणा ने पहले ही यहां से चुनाव न लड़ने के संकेत दी थी, तो फिर मैदान में कौन कौन और है जिन पर मुहर लग सकती है, इनका नाम सामने आ सकता है? देखिए, हरिद्वार की स्थिति तो यह है कि आलाकमान ने साफ कहा है कि सीएम का जो परिवार है उसको टिकट नहीं दिया जाएगा, और ऐसे में रेणुका रावत का कहीं ना कहीं टिकट कटा है, और ये साफ तौर पर पिछले 2-3 दिनों में बात आई है। टिहरी की बात करें तो कई नाम है, इसमें प्रीतम सिंह महत्वपूर्ण नाम है। इसके अलावा वहां पे नवप्रभात नाम है। यहां तक कि नवप्रभात के नाम पर जो चर्चा चल रही है, उस पर एक और बात सामने आई है विकास की, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पहले मेरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाइए, उसके बाद मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। तो कहीं ना कहीं ये जोड़ तोड़ की जो राजनीति है वो साफ तौर पर अंदर खाने कांग्रेस में नजर आ रही है। और जिस तरीके की राजनीति इस कांग्रेस में इन दोनों सीटों को लेकर नजर आ रही है, वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में कांग्रेस को और परेशानी खड़ी कर सकता है। अंदरूनी गुटबाजी की वजह से 2 सीटों पर अभी ऐलान नहीं हो पाया है। हरिद्वार की सीट जिस पर कोई नाम सामने नहीं आया है, और दूसरी सीट है टिहरी की। पंकज पवार, आप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उत्तराखंड में किस तरह की कांग्रेस के सामने मुश्किल है, और अब सीधे हम आपको ले चलते कन्नौज लोकसभा सीट, जहां पर डिंपल यादव ने आज अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया। इससे पहले 2012 में जब उपचुनाव हुए थे, उस वक्त डिंपल निर्विरोध यहां से चुनी गई थी। मुलायम सिंह की बहू और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने आज कन्नौज लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया। 2012 में जब अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, उस वक्त कन्नौज सीट से बतौर सांसद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और ये वही वक्त था जब पत्नी डिंपल यादव को कन्नौज उपचुनाव में सपा ने टिकट दिया। इसके बाद जो हुआ उसे कहते हैं राजनीति में गिफ्ट मिलना। मतलब डिंपल यादव निर्विरोध चुनाव जीतकर सांसद बन गई, लेकिन कहते हैं कि डिंपल यादव का कन्नौज से सिर्फ चुनाव जीतने भर का नाता रिश्ता है, क्योंकि जीतने के बाद डिंपल मैम का कन्नौज आना जाना नहीं के बराबर है। वैसे इस सीट पर समाजवादियों का लंबे समय से कब्जा है। साल 1996 से लेकर अब तक इस सीट पर किसी भी अन्य पार्टी के उम्मीदवारों की जीत नहीं हुई है। मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव तक, और अखिलेश यादव के बाद डिंपल यादव यहां से सांसद हैं। हाँ, एक बार डिंपल यादव को हार जरूर मिली है। फिरोजाबाद लोकसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद 2009 में जब अखिलेश यादव ने इस्तीफा दे दिया था, उस वक्त राज बब्बर के हाथों डिंपल यादव को हार मिली थी। अमितेश श्रीवास्तव हमारे संवाददाता मैनपुर से इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं। अमितेश, डिंपल यादव ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया, लेकिन अगर कन्नौज की सियासी गणित की बात करें तो विधानसभा चुनाव में तो एकदम रास्ता साफ था। क्या उस तरह की स्थिति इस बार दिख रही है लोकसभा चुनाव में, लोगों का रुझान? विकास, खासतौर पे अगर हम कन्नौज की बात करें तो इस बार पहले की तरह जो रास्ता है वो ज्यादा क्लियर नहीं रहेगा डिंपल यादव के लिए, क्योंकि बाकी जो और कैंडिडेट हैं उनके पास भी मुद्दे हैं। मुद्दे तमाम हैं। सबसे पहला जो विरोधी दल हैं डिंपल के यादव के, उनके पास ये है कि सरकार यूपी में अखिलेश यादव की सरकार है,
खासतौर पे डिंपल यादव अखिलेश यादव की पत्नी है, उसके बावजूद जो सड़कों की जो हालत है वो खराब है। इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है विकास, कन्नौज की बात करें, लेकिन जो इत्र के कारोबारी हैं वो भी बदहाल है। और खासतौर पे बिजली तो 24 घंटे जरूर मिलती है कन्नौज को विकास, ये